हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लिटरेरी वर्ड्स। आज की हमारी स्टोरी है इन अ ब्लू टाइम, रिटन बाय हनीफ कुरैशी। स्टार्ट लेते हैं हम स्टोरी का इसके कैरेक्टर्स से। तो जी हमारे पास कैरेक्टर्स, सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं जो कि तीन हैं, रॉय, क्लारा एंड जिमी। रॉय और जिमी दोनों बहुत अच्छे गहरे दोस्त हैं। इन्हीं के गिर्द सारी स्टोरी रिवॉल्व करेगी, इनकी दोस्ती के गिर्द। बची मिडिल में क्लारा जो कि रॉय की वाइफ है। अदर कैरेक्टर्स हमारे पास है कारा, कैंडी, मंडे, टर्नर एंड मार्को। कारा जिमी की गर्लफ्रेंड है, कैंडी कारा की फ्रेंड है। इसके साथ साथ हमें स्टोरी में पता चलेगा कि रॉय और जिमी दोनों जो कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये दोनों ही इसमें इंटरेस्टेड मिलेंगे हमें स्टोरी में। मंडे और टर्नर ये दोनों मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। बचा मार्को। मार्को वो इंसान है जिसके घर में शुरू में जिमी रह रहा होता है स्टोरी के, और इसके साथ हो जाता है जिमी का बहुत बड़ा फटा। अब हम आगे कैरेक्टर्स को फर्दर डिस्कस करते हैं स्टोरी के साथ। लेट्स स्टार्ट इट। व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। जैसा कि स्टोरी का नाम है इन अ ब्लू टाइम। तो ब्लू टाइम क्या है जी? ब्लू टाइम वो टाइम होता है जिसमें एक इंसान अपने आप को बहुत डिप्रेस्ड फील करता है, अलोन फील करता है, उसे लगता है वो ब्रोकन है और उसे टाइम चाहिए होता है अपने आप को रिपेयर करने के लिए। उसे यूँ फील होता है कि टाइम बड़ा स्लो चल रहा है। तो ये बेसिकली डिप्रेशन का टाइम है। और स्टोरी में ब्लू टाइम किसका चल रहा है? स्टोरी के मेन कैरेक्टर का, रॉय और जिमी। और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो जिमी है ना, इसका तो बहुत ज़्यादा ही ब्लू टाइम चल रहा है। कहानी का जो स्टार्टिंग सीन है वो कुछ इस तरह से है कि रॉय और उसकी वाइफ क्लारा नए घर में शिफ्ट हुए हैं, और शिफ्टिंग के बाद काफ़ी थके हुए बैठे हैं और ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे, इस टाइम पे कौन सा इंसान है जिसकी कॉल लेना तुम बहुत ज़्यादा लाइक करोगे, और कौन सा इंसान है जिसकी इस टाइम पे कॉल आना तुम नफ़रत होगी, इस टाइम पे हेट करोगे तुम ऐसे इंसान की कॉल लेना। और ऐसी डिस्कशन के दौरान एकदम से क्या होता है जी, फ़ोन की बेल बजती है। रॉय के ज़हन में कुछ आता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि उसे हेजिटेशन फ़ील होती है अपनी वाइफ के सामने अपने फ्रेंड से बात करने में। बट इस पॉइंट पे क्लारा जो थोड़ी सी डाउटफुल हो जाती है, थोड़ा शक करती है अपने हस्बैंड पे और सस्पिशियसली कॉल उठाती है, हेलो कहती है, और इसके बाद कुछ नहीं बोलती, सिर्फ सुनती है। सामने वाला इंसान सिर्फ बोलता है, कॉल के दूसरी तरफ जो इंसान है वो सिर्फ बोलता है, वो फ़ोन पिकअप करती है और सुनती रहती है। आखिर फिर रॉय है वो एक क्यूरियोसिटी से होती है और वो पूछता है कि क्या मंडे है दूसरी तरफ, ठीक है? तो जो क्लारा है वो अपना सर हिला देती है। फिर जो रॉय है वो अपनी वाइफ क्लारा को कहते सुनता है कि ओह गॉड, और ये कह के फ़ोन रख देती है। आगे हम देखते हैं जी, जो रॉय है वो फ़ौरन से अपनी जैकेट पहनता है, अपनी वाइफ को अच्छे से गुड बाय कहता है और जाता है। और जाते जाते भी वो उससे कहता है कि अगर मंडे की कॉल आए ना तो उससे नंबर ले लेना। वो किसी परेशानी में तेज़ी से अर्जेंटली जा रहा होता है, लेकिन इस टाइम पे भी उसे मंडे का ख्याल रहता है कि उसकी कॉल भी वो एक्सपेक्ट कर रहा था ना उस टाइम पे। तो उससे होता है कि अगर इसकी कॉल है तो ले लेना उससे नंबर, क्योंकि वो उसके करियर के लिए इंसान बड़ा अहम है, ये हमें आगे जाके पता चलेगा। और एक और चीज़ कि इस टाइम पे जो क्लारा है और रॉय है ये अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आगे हम क्या देखते हैं जी, इसके आगे हमें पता चलता है कि जो रॉय है वो अपने दोस्त जिमी से मिलने गया है, और इधर जिमी की कुछ लाइंस मेंशन है। Tonight, Jimmy had said he needed Roy more than he had ever needed him. यानी वो कहता है कि आज उसे रॉय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इससे हमें पता चल जाता है कि जो जिमी है वो किसी मुश्किल में है, और रॉय उसकी मुश्किल की वजह से ही फ़ौरन तेज़ी से जा रहा होता है। और बेसिकली मुश्किल है क्या? एक्चुअली ये मुश्किल वही फड्डा है जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये वही फड्डा है जो शुरू में हमने बताया कि मार्को के साथ उसका हो जाता है, उसके मकान के मालिक के साथ। और इस लड़ाई की वजह से रॉय को जिमी को अपने साथ अपने घर लाना पड़ता है। यहाँ पे ही कैंडी और कारा का जिक्र है। कारा वही जो कि गर्लफ्रेंड है जिमी की, और कैंडी उसकी फ्रेंड। इस पॉइंट पे जो है ना, कारा भी इसको छोड़ने का फ़ैसला कर देती है क्योंकि बड़ा निकम्मा ना कारा इंसान है। जिमी कोई ख़ास उसमें काबिलियत नहीं है, बिल्कुल बेकार इंसान है। कारा भी उसे छोड़ के चली जाती है, और अब रॉय के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय इसके कि वो जिमी को अपने साथ ले जाए, क्योंकि वो इसका बड़ा गहरी दोस्ती रही है, बड़ा पुराना दोस्त है, और वो इसे इस तरह से छोड़ नहीं सकता भाई यारो मददगार। परेशानी उसे होती है लेकिन एट दी एंड उसे लेके जाना पड़ता है अपने साथ। अब यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करती जाऊँ कि दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं और यूनिवर्सिटी के टाइम से दोस्त हैं, मिड-70s से जो कि उनकी यूनिवर्सिटी का टाइम है तब से दोस्त हैं। इनमें काफ़ी कुछ कॉमन है, मसलन दोनों का जो प्रोफेशन है वो मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इनकी आदतें काफ़ी हद तक सेम हैं, जैसे कि दोनों नाइलिस्ट और सिनिक रहे हैं अपनी जवानी के टाइम में। प्लस इनमें कुछ बुराइयां दोनों में सेम वाफर मिकदार में पाई जाती हैं, जैसे कि गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, एडल्ट्री वगैरह वगैरह। इन बातों से कंक्लूजन तो ये निकलता है कि दोनों बिल्कुल बेकार हैं, लेकिन ज़रा फ़र्क है। जो रॉय है वो अपने करियर को लेके सीरियस है, उसकी एक वाइफ है, अपना पहला बेबी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसके फ्यूचर के लिए भी वो काफ़ी मेहनत करता है। लेकिन साथ साथ कुछ बुराइयां भी उसके हैं, जैसे वो दूसरी गर्ल्स में इन्वॉल्व है, वो ड्रग्स वगैरह भी ले रहा है, इस वजह से वो कामयाब नहीं है।
तो जी वापस आते हैं उसी लाइन की तरफ कि जी जिमी को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रोय की, और रोय उसे अपने साथ ले आया है क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोनों फिर इकट्ठे निकलते हैं और रास्ते में अपने पास्ट को याद करते हैं, बातें करते हैं। और एक दो इंसिडेंट भी ऐसे हैं, जैसे कि एक फ़कीर को जिमी पैसे दे देता है बहुत ज़्यादा, और उसे लगता है, और उसे वो कहता भी कि मेरे पास यही पैसे हैं, ज़्यादा ही दे के कहता है कि मेरे पास यही पैसे हैं, लेकिन कोई नहीं, सारे तुम ले लो, मैंने तो बहुत जल्दी मर जाना है। सो ऐसी चीज़ें भी अंदर हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो फाइनली घर पहुँच जाते हैं, और अनएक्सपेक्टेडली क्लारा को उसके घर आने से कोई मसला नहीं होता, जिस पर रोय थोड़ा सरप्राइज़ भी होता है, लेकिन स्मूथली सब कुछ चलता है। कुछ दिन तो जिमी उन्हीं के घर में उन्हीं के पैसों से बैठ के खाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद रोय को ख्याल आता है, तो वो उसको लगता है कि इसके दोस्त को भी कुछ काम करना चाहिए, उसके दोस्त के लिए भी अच्छा है देखा जाए तो बहुत कुछ सोच के उसे कहता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है काम के बारे में। लेकिन जो जिमी है इस बात को मजाक में ये कह के टाल देता है, हंसी में टाल देता है कि पे काम करना तो गुलामी जैसा है उसके लिए, और दोनों हंसी में इस बात को टाल देते हैं। आगे हमें मंडे का भी जिक्र मिलेगा जी। मंडे ऐसा इंसान है कि समझो कि अगर उसका मूड अच्छा है तो इन सामने वाले को 7वें आसमान पे बिठा दे, और अगर इसका मूड अच्छा नहीं है तो डायरेक्ट गटर में गिरा दे। हमें मंडे के बारे में लाइन मिलती है कि एक ऐसा इंसान जो या तो लोगों को महज मुलाजमों की तरह ट्रीट करता है, या फिर उनके साथ 5-5 घंटे हैंग आउट करता है पॉलिटिक्स लाइफ के बारे में और बुक्स के बारे में बातें करते हुए। सो ये मंडे जो इंसान है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, रोय के करियर के लिए। वो भी उस टाइम पर जब उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसे अपने बेबी के लिए भी पैसे निकालने हैं, और उसकी एक फैमिली है, और उस टाइम पे जिमी भी उसके घर आके रहने लग गया, तो रोय को इस वक्त बड़ी ज़रूरत है। हम आगे देखते हैं कि जो रोय और जिमी इन दोनों की मुलाकात एक टर्नर नामी इंसान से भी होती है, जो कि बेसिकली इन्हें कोई फ़ायदा नहीं देता, इससे भी इन्हें फाइनेंशियली रोय को नुकसान ही होता है। और इसकी मीटिंग टर्नर से मीटिंग के एंड पे वो बोल रहा होता है जिमी को कि तुमने कोई नाइफ़ लेके उसके क्यों नहीं मार दिया, यानी कि गालियाँ निकालता और उसको ये सब बोलता है, वो उसके पैसे ले जाता है, फाइनेंशियली एक और नुकसान हो गया। तो अब इसे इस पॉइंट पे मंडे की उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि मंडे से उसकी मीटिंग होती है, लेकिन मीटिंग में होता है कि यहाँ पे ज़रा ट्विस्ट है, दोस्ती में भी ट्विस्ट है, कहानी में भी ट्विस्ट है, और देखते हैं क्या होता है। अब जब उसकी मंडे से मुलाकात होती है तो मंडे उसे एक गुड न्यूज़ देता है, वो ये कि मंडे का वो काम सेल होने वाला है जिसके लिए उसने बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोस बनाई थी। किसने बनाई थी? रोय ने। और क्योंकि अब उसका वो काम बिकने वाला है तो वो फ़िल्म को बड़े बजट पे बना सकते हैं। और ये फ़िल्म कौन सी है? जो फ़िल्म रोय ने डायरेक्ट करनी है, रोय की फ़िल्म है, जो उसका अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे पहले रोय ने कुछ काम किए होते हैं, जैसे म्यूज़िक वीडियोज़ बनाई है, कमर्शियल, और कुछ सोप ओपरास को डायरेक्ट किया है, BBC के लिए 60 मिनट की फ़िल्म भी बनाई है, लेकिन ये उसकी पहली फाइनली बड़ी फ़िल्म है, और उसके लिए उसे बड़ा बजट मिल रहा था, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ होती है उस टाइम पे मंडे की तरफ से रोय के लिए। बट ट्विस्ट इधर आ जाता है, और वो ट्विस्ट ये है कि रोय जब चैम्पियन लेने जाता है उस टाइम पे जिमी और मंडे पीछे अकेले रह जाते हैं, और दोनों के बीच में कुछ डिस्कशन होती है, और वो डिस्कशन ही जो है वो रोय के करियर के लिए बुरी साबित होती है। मसलन सबसे पहले तो जिमी उसे अपने आइडियाज़ शेयर करना शुरू कर देता है। जिमी यहाँ पर ज़रा नशे में है, तो उसे आइडिया नहीं है कि वो काम ख़राब कर रहा है रोय का, और इनकी डिस्कशन से ही रोय का करियर थोड़ा सा ख़राब होता है। सबसे पहले तो उसे अपने आइडियाज़ शेयर करता है, जो आइडियाज़ मंडे को रोय के आइडियाज़ की निस्बत ज़्यादा पसंद आते हैं, और वो फ़ैसला करता है कि मैं अब काम जिमी के साथ करूँगा बजाय इसके कि मैं रोय की फ़िल्म पे काम करूँ। और वो फ़िल्म है जिसके लिए रोय पिछले 2 साल से एक्साइटेड है, काम कर रहा है, वेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हो गया इसका काम ख़राब। फिर वो बता देता है नशे की हालत में कि जो जिमी है ना, रोय है ना, जिमी बताता है कि जो रोय है इसको कोकेन और अल्कोहल की भी एडिक्शन है। इससे मंडे ये रिज़ल्ट निकालता है कि ना ये रोय अपना 100% नहीं देता, और फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो अपने बड़े बजट पे काम जिमी के साथ करेगा, रोय के साथ नहीं। जब रोय वापस आता है उसे ये सब पता चलता है, तो जाहिर है उसके लिए ये चीज़ दुख का ही बायस होती है, और वो बात करने की कोशिश करता है, मंडे से बात करने की कोशिश करता है, और तब बातों बातों में मंडे उसे बता देता है, क्योंकि वो उसे अलहदा ले जाके बात कर रहा होता है मंडे रोय के साथ। तो मंडे उसे बताता है कि जिमी ने तुम्हारे बारे में जो कुछ बताया अल्कोहल वगैरह का, तो उसे कहता है तुम पहले तो ना अपने ऊपर काम करो, विटामिन्स लो, और उसके बाद मेरे पास आना जब तुम अपना 100% दे सको। सफाइयाँ देने की कोशिश कर रहा होता है रोय, लेकिन मंडे उस पर यकीन नहीं करता, और सारा कुछ जिमी के हक़ में चला जाता है, जो कि जिमी इंटेंशनली नहीं कर रहा होता। अगेन आई रिपीट कि वो नशे में होता है। इस बात पे दोनों फ्रेंड्स में थोड़ी सी नाराज़गी हो जाती है, और वो नाराज़गी ही इस नावल के एंड की तरफ लेके जाएगी। तो नाराज़गी होने की वजह से जिमी रोय का घर छोड़ के चले जाता है। कहाँ जाता है? अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड कारा के घर जाता है, लेकिन कारा घर नहीं होती, और वो उसके दरवाजे पे उसका इंतज़ार करने का फ़ैसला करता है, और उधर ही लेट जाता है। कारा सारी रात घर वापस ही नहीं आती। सुबह के जब 5 बजने वाले होते हैं तो स्टॉर्म शुरू हो जाता है, स्टॉर्म आ जाता है, तूफ़ान आ जाता है, और उस तूफ़ान में की वजह से जो है जिमी बुरी तरह बीमार हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रोय को कॉल आती है कि जिमी बहुत बीमार है, फिर जिमी हॉस्पिटलाइज होता है। इस पॉइंट पर रोय को बहुत रिग्रेट होता है कि उसकी वजह से उसका दोस्त इस हद तक बीमार हो गया, और वो
काफ़ी उदास हो जाता है। उसकी उदासी का आलम ये होता है कि ऐसा इंसान जिसे हर वक्त तरक्की का, आगे बढ़ने का शौक़ है, चीज़ें ख़रीदने का शौक़ होता है, वो टाउन में घूम रहा होता है और उसका कुछ भी ख़रीदने का दिल भी नहीं कर रहा होता, विदाउट एनी डिज़ायर टू बाय एनीथिंग। इस चीज़ का ज़िक्र है और काफ़ी वो सैड हो जाता है। स्टोरी इस तरह से कुछ एंड होती है कि जिमी हॉस्पिटलाइज़ है और रॉय हॉस्पिटल में दोबारा फिर जाता है और वहाँ पे कारा की फ्रेंड कैंडी होती है और उनके बीच में थोड़ी सरसरी सी डिस्कशन होती है, लेकिन एट द एंड जिमी हॉस्पिटलाइज़ ही है और रॉय बहुत परेशान।